माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आपका फोर्थ चैप्टर चल रहा है डिटर्मिनेंट्स। प्रीवियस वीडियोज में मैंने आपको बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम किस तरह से निकालते हैं, चाहे वो जिस आर्डर का हो, 1 आर्डर का हो, 2 आर्डर का हो, 3 आर्डर का हो, 4th आर्डर का होता तब भी हम उसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते थे, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है। आइए देखते हैं डिटर्मिनेंट का यूज करके हम किसी ट्रायंगल की एरिया किस तरह से निकाल पाते हैं। आइए देखते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेज में 10th में 11th में आपने एरिया ट्रायंगल पढ़ा हुआ है। एरिया ट्रायंगल क्या होता था, यदि किसी ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स नहीं बल्कि ट्रायंगल के वर्टिसेस जो होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इस तरह से कोऑर्डिनेट्स दिए गए हों, तो ऐसे ट्रायंगल की एरिया क्या होती थी? एरिया होती थी डेल्टा इज इक्वल टू हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ, क्या होता था, यहाँ तो दिख ही नहीं रहा होगा, क्या होता है, हाफ ऑफ मॉडुलस ऑफ क्या, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही एरिया का फार्मूला होता था। आइए यही सेम फार्मूला आएगा बाय यूजिंग द डिटर्मिनेंट। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू होता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, ध्यान दीजिए ये मॉडुलस है, यहाँ पर ये मॉडुलस लगा है और यहाँ पर डिटर्मिनेंट लगा है। ये मॉडुलस क्यों लगता है आपको पता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी निगेटिव नहीं आ सकती, तो इसलिए मॉडुलस जो भी हो सकता है कि इतने की वैल्यू जो आपका मॉडुलस के अंदर है इसकी वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, लेकिन आपको पता है कि एरिया कभी निगेटिव होती नहीं, तो उसका मॉडुलस ले लेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पर ये जो डिटर्मिनेंट लगा है, हो सकता है इसके अंदर की वैल्यू निगेटिव आ सकती है, तो ध्यान दीजिएगा कि कभी भी एरिया निगेटिव नहीं होती है, इसलिए इसका भी बाद में मॉडुलस लिया जाएगा। ये डिटर्मिनेंट है, इस डिटर्मिनेंट का मॉडुलस लिया जाएगा बाद में। तो आइए देखते हैं क्या हुआ, हाफ ऑफ कितना, यहाँ पर यदि 1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 इस तरह के इंक्रीज लें, डिटर्मिनेंट के इस तरह के इंक्रीज यदि हम ले लेते हैं, तो अब इस डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वह जो वैल्यू होगा वह एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। आइए देखते हैं क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हाफ आएगा, क्या सॉल्व करेंगे तो आएगा x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। आप सॉल्व करेंगे इस डिटर्मिनेंट को, यही आएगा हाफ समथिंग। तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये निगेटिव भी हो सकती है, जो आपका ब्रैकेट में लिखा हुआ है जो नंबर यहाँ पर, ये निगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसका मॉडुलस लेंगे। देखेंगे सिंस एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया ऑफ ट्रायंगल कांट बी नेगेटिव, so area of triangle delta is equal to half of what, x1 into y2 minus y3 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y2। यही आपका जो है एरिया का फार्मूला। कभी भी आपको ट्रायंगल के एरिया निकालना हो, यदि ट्रायंगल के वर्टिसेस दिए गए हैं तो उस ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए आप क्या कर लीजिए, हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, यानी कि 1 1 1 लगाए, उसके बाद उनके एब्सिसा जो है एब्सिसा x1 x2 x3 उसको लगा दीजिए, उसके बाद ऑर्डिनेट जो है y1 y2 y3 क्रम से लगा दीजिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, जो वैल्यू आएगी वही क्या होगी, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। शायद आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.3 की। आपको एक्सरसाइज 4.3 मिल चुका है, आपको इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको आप
हमारे मोबाइल नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। उसके लिए हम एक डाउट क्लास ले लेंगे। आपका मोबाइल नंबर आपको पता है 7706018426, ये आपका मोबाइल नंबर है। इस पर आप कॉल करके अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 4.3 के बाद आपको पढ़ना है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। आइए माइनर्स और कोफैक्टर्स की बात करते हैं। आइए देखते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स से पहले एक यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है बोर्ड पर, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद माइनर्स कोफैक्टर्स पर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर एग्जांपल नंबर 18 क्या है एनसीईआरटी से, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, उस लाइन का इक्वेशन निकालना है। किसका? लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी, जो कि उस लाइन का हमें इक्वेशन निकालना है जो कि पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करते हुए जा रही है। यूजिंग डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट का यूज करके हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है जो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी से होकर जा रही है। आप समझिए कि अगर हमारी पॉइंट ए ये है, इस पॉइंट से होकर जा रहा है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1 3। केवल समझाने के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं फिगर, और पॉइंट बी यहाँ पर है, ठीक, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 0। आप समझे इस तरह से है। तो अब ऐसे लाइन जा रही होगी, लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी। यदि लाइन ऐसे जा रही है तो आपको पता है एक जनरल पॉइंट भी तो इसी लाइन पर होगा, एक जनरल पॉइंट भी, तो इस लाइन पर एक जनरल पॉइंट होगा। मान लेते हैं वो जनरल पॉइंट क्या है, कहीं पर मान लो यहाँ पर मान लीजिए वो पॉइंट है, यहाँ पर कहीं पर भी आप जनरल पॉइंट मान लीजिए, वो तो कहीं पर भी हो सकता है। पॉइंट पी मान लीजिए जनरल पॉइंट है और जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स वाई होगा। जाहिर सी बात है उस लाइन पर जनरल पॉइंट भी होगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा एक्स वाई होगा। तो आइए देखते हैं। तो यदि आपसे कोई कहे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी क्या होगा, तो आप कहेंगे एरिया ट्रायंगल ए पी बी क्या होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि तीनों के तीनों पॉइंट एक लाइन में है, तो एरिया क्या होगी 0 होगी। तो हम कहेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जो एरिया ट्रायंगल ए पी बी आएगा वही वास्तव में इक्वेशन ऑफ द लाइन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा पॉइंट मैंने लिया है वो जनरल पॉइंट लिया है। अब यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन आएगा वो लाइन का ही इक्वेशन आएगा। एरिया ट्रायंगल ए पी बी जब निकालेंगे तो क्या होगा हाफ ऑफ, मैंने क्या कहा था, कभी भी ट्रायंगल की एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर पहला काम वर्गमूल लिख लीजिए, एब्सिसा को लगातार लिख लीजिए। एब्सिसा क्या है 1 है, दूसरा वाला क्या है x है, तीसरा वाला एब्सिसा क्या है 0 है। अगला क्या लिखेंगे ऑर्डिनेट लिखेंगे। पहला ऑर्डिनेट क्या है 3 है, दूसरा क्या है y, तीसरा क्या है 0। आइए इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं, जो आता है वही हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन होगा। तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट दिस हाफ ऑफ। आपको पता है, नहीं पता है तो जानिए क्या कि कभी भी डिटरमिनेंट की जब वैल्यू निकालते हैं तो हम देखते हैं किस रो अथवा किस कॉलम में सबसे अधिक 0 है। आइए देखते हैं। हम देख रहे हैं कि जो अगर हम सेकेंड रो को देखें तो केवल 1 0 है, थर्ड रो को देखें केवल 1 0 है, लेकिन अगर हम थर्ड कॉलम को देखें तो इसमें डबल 0 पड़े हुए हैं। जितने अधिक से अधिक 0 होंगे हमारे लिए उतना ही आसान होगा। यदि उसको लेकर जिस रो में अथवा जिस कॉलम में सबसे अधिक 0 हो, उसी कॉलम अथवा उसी रो को लेकर के हमें उस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करना चाहिए, उसी रो के अलांग अथवा उसी कॉलम के अलांग। तो यहाँ पर कौन सा कॉलम है जिसमें अधिक 0 है, सबसे अधिक 0 थर्ड कॉलम है, तो हम थर्ड कॉलम के अलांग जो है इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। आइए एक्सपेंड करते हैं। हाफ क्या होगा, हमने कहा था मॉडुलस लेते हैं, उसके बाद वैल्यू को रखते हैं। जब हम यहाँ पर लेंगे 1, आइए देखते हैं इस कॉलम को लेकर हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं 1
1 लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय क्या -1 पावर क्या करेंगे, -1 पावर कितना, जिस रो में है और जिस कॉलम में, फर्स्ट रो में है थर्ड कॉलम में, फर्स्ट रो प्लस थर्ड कॉलम, यही तो होता है। और इंटू क्या हो जाता है, इस रो को क्लोज करिए जिस रो में 1 है और इस कॉलम क्लोज करिए जिस कॉलम में 1 है। तो क्लोज किया क्या आया, क्या 1 इंटू वाई, दैट मीन्स y माइनस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 3x। यहाँ पर हो गया। आपको पता है 0 इंटू, अब इसको लेंगे, इस 0 को, आपका जो ये एलिमेंट है 0 है, 0 का मल्टीप्लाई निगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो अथवा किसी भी नंबर में हो, 0 ही आंसर आएगा। इसको लेकर विस्तार करेंगे तब भी 0 ही आंसर आएगा। तो आपका केवल यही एक टर्म बच रहा है इसमें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू क्या होगा, 0 हुआ। दिस इंप्लाइज दैट व्हाट, दिस इंप्लाइज दैट हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ कितना, आपको पता है -1 की पावर क्या है, इवन है, और 3 + 1 = 4, 4 इज इवन, -1 की पावर इवन प्लस होगा y - 3x आएगा। क्या आएगा, y - 3x और इक्वल टू क्या, y - 3x इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। अब यहाँ पर y और 3x, यहाँ पर चूंकि हमें इक्वेशन निकालना है, इसलिए यहाँ पर डिटरमिनेंट जो हमने मॉडुलस लिया है, यहाँ पर मॉडुलस लेने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ द लाइन निकालना है। तो यहाँ पर मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं थी। यदि केवल एरिया निकालना होता, यदि केवल एरिया निकालना होता तो हम मॉडुलस लगाते, लेकिन यहाँ पर मॉडुलस इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि क्या निकालना है हमें, इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो हमारा जो है इक्वेशन ऑफ लाइन आ चुका है कितना, हाफ ऑफ y - 3x इक्वल टू 0। इसी को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2, व्हाट वी गेट, y - 3x इक्वल टू क्या, 0। यही हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया। क्या आया, y = 3x है, बोल दीजिए क्या, y = 3x, यही हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन हो गया। जिस लाइन से इक्वेशन ऑफ द लाइन, कौन सा लाइन, किस लाइन का इक्वेशन, जो पॉइंट ए और बी से होकर गुजर रहा है, उस पॉइंट का इक्वेशन आ गया y = 3x। अब जो है, अब हम बात करेंगे अगला जो क्वेश्चन है उसकी। इसी में अगला क्वेश्चन कह रहा है, एंड फाइंड के इफ डी, अनदर पॉइंट डी whose coordinates are k0 is a point such that area of triangle ABD is 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, आइए अब तक हम इक्वेशन ऑफ लाइन की बात किए थे, अब यहाँ पर एरिया क्या निकालना है, ट्रायंगल निकालना है। शायद आपको इतना समझ में आया होगा। अब जो है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। एक बात का ध्यान दीजिए केवल आप लोग, क्या कि ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट ए और बी से होकर गुजरने वाली लाइन का इक्वेशन था, तो हमने एक जनरल पॉइंट जब पी ले लिया तो ए पी बी का जो हम एरिया निकालेंगे वास्तव में उसकी एरिया 0 होगी। और यह हमारा एक कंडीशन मिल गया कि जब पी कोई पॉइंट ले ए बी पर, ए बी वाली लाइन पर कोई भी पॉइंट पी ले लेंगे तो ए पी बी क्या होगा, एरिया 0 आएगी। तो वास्तव में वह एक इक्वेशन आएगी, क्योंकि ये जनरल पॉइंट है, 2 ही पॉइंट आपके यहाँ पर दिए गए हैं और एक जनरल पॉइंट मैंने लिया है, तो आपका इक्वेशन ही आएगा। तो यहाँ पर ये लाइन इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पर कहा जा रहा है, यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, ए बी एंड डी, और जिनके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। तो आइए निकाल लेते हैं, एरिया क्या होगी, निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, हमें दिया गया है क्या, 3 यूनिट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या है, 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, हाफ ऑफ कितना, डिटरमिनेंट ऑफ कितना रहेगा, 1 1 1, ऐसा लिख देते हैं 1 0 के, ऑर्डिनेट लिखते हैं 3 0 0। मैंने एक बार बताया था कि जिसमें सबसे अधिक 0 होंगे जिस रो अथवा जिस कॉलम में, उसी के एलान हमें एक्सपेंड करना है डिटरमिनेंट। इसमें सबसे अधिक 0 है, थर्ड रो में सबसे अधिक 0 है, इसी को लेकर हम एक्सपेंड करेंगे। क्या आएगा, हाफ ऑफ, हमने ये भी बताया है कि मॉडुलस लेंगे जरूर। मॉडुलस क्यों लेंगे, क्योंकि एरिया कभी निगेटिव नहीं हो सकती।
आइए इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, मॉडुलस लेंगे। मॉडुलस ऑफ कितना, मॉडुलस ऑफ इसको लेकर विस्तार करेंगे। आइए देखते हैं एलिमेंट 3 को लेते हैं और 3 किस कॉलम किस रो में है, आपको पता है कि थर्ड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो प्लस फर्स्ट कॉलम, और ये इनटू क्या लिखेंगे 3, और उसके बाद क्या होगा, इस रो को क्लोज करेंगे, इस कॉलम को क्लोज करेंगे, 1 इंटू के इक्वल टू के, और क्या होगा माइनस 1 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो आया कितना, इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पर 0 को लेकर विस्तार करेंगे, क्योंकि 0 का क्या करेंगे, 0 किस रो किस कॉलम में है, -1 पावर वह करेंगे, और इंटू क्या करेंगे 0 करेंगे, पूरा 0 हो जाएगा। ये इससे भी टर्म जो अगला आएगा वो भी 0 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर यही टर्म बचा। और यहाँ पर ऐसा मॉडुलस क्यों यहाँ पर लगाया है, मॉडुलस भी लगाया सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल कांट बी नेगेटिव। तो यहाँ पर क्या है, हाफ हाफ, यहाँ पर देखिए -1 पावर क्या हुआ, इवन 3k आया, यहाँ पर क्या आ गया 3k, और इक्वल टू यहाँ पर क्या आ गया 3k इक्वल टू 3। अब यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 3k इक्वल टू 3 आया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 2, व्हाट वी गेट 3k इक्वल टू कितना आ गया, 3k इक्वल टू 3 2 6। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, ये 3 है, 3 को मॉडुलस से हम बाहर ले सकते हैं, 3 इंटू मॉडुलस ऑफ के इक्वल टू 6, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3, व्हाट वी विल गेट 3 2 6, इतना आ गया। आपको पता है यदि कभी मॉडुलस ऑफ एक्स दिया गया हो, आपको पता है मॉडुलस ऑफ एक्स कभी दिया गया हो तो इसकी 2 वैल्यू आती है, इसकी 2 वैल्यू आती है, एक तो आती है -x और दूसरी आती है +x। -x इसकी वैल्यू तब होती है जब x इज लेस दैन 0, और +x इसकी वैल्यू तब होती है व्हेन इफ, यहाँ लिख देते हैं इफ, और ये वैल्यू तब होती है x व्हेन x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी किसकी, k की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू जब हम लेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी ±2 आएगी। ऐसा क्यों है, +-2 का मतलब या तो +2 होगा या तो -2 होगा। आप सीधी सीधी बात समझिए कि आप बताएं मॉड ऑफ k की वैल्यू 2 है, आप सोचिए k की वैल्यू अगर 2 रहती तो मॉड ऑफ 2 कितना आता, क्या आता 2। आप सोचिए अगर मॉडुलस का जो k है यदि वो -2 होता तब भी तो 2 आता है, यानी कि k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं मॉडुलस ऑफ x है तो इसकी जो वैल्यू होगी आप समझिए जो कुछ भी वैल्यू आएगी, इसकी मान लीजिए इसकी वैल्यू कोई k आ रही है तो k की वैल्यू क्या होगी, वास्तव में जो x की वैल्यू है, अगर मॉड ऑफ x की वैल्यू k आएगी तो कभी भी x की वैल्यू क्या आती है +- की आती है। इस बात को जान लीजिए, कभी भी जान लीजिए, फार्मूला समझ लीजिए इसको, कभी भी मॉड ऑफ x इक्वल टू यदि कभी k आता है तो x की वैल्यू क्या होती है +-k होती है, इस बात को जान लीजिए। तो मॉड ऑफ k की वैल्यू 2 है यदि तो k की वैल्यू क्या होगी +-2। शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब जो है हम माइनस और कोफैक्टर्स की बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब बात करते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर्स की। किसी भी डिटरमिनेंट का यदि माइनर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या होता है माइनर्स और क्या होते हैं कोफैक्टर्स, आइए देखते हैं। मान लीजिए आपको कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिनके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 -1 2 7 2 -3 एंड 2। इस तरह से आपका ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो कि 3×3 आर्डर का मैट्रिक्स है, यानी कि 3 आर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है।
तो यदि आपसे कहा जाए बताइए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा, तो आप बताएंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा क्या 2 3 4 -1 2 7 2 -3 2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया। इसको सॉल्व कर दिए, जो वैल्यू आएगी दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बात आती है माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन आप ध्यान दीजिए हमेशा माइनर्स हो चाहे कोफैक्टर्स हो, वो डिटर्मिनेंट के एलिमेंट के होते हैं। किसी एक एलिमेंट, मान लीजिए इसमें से कोई भी एलिमेंट, यदि हम कोई एलिमेंट मान लेते हैं कि मैट्रिक्स ए का, अथवा कहें कि डिटर्मिनेंट ए का कोई एलिमेंट है ए आई जे का मतलब क्या हुआ, ए आई जे इज द एलिमेंट lying in the ith row and jth column। जो ए आई जे है ये एलिमेंट है किसका, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लाइंग इन द ith रो एंड jth कॉलम। यहाँ पर जो ए आई जे है, तो आइए अगर मान लीजिए हम i की वैल्यू मान लीजिए है 2 और j की वैल्यू मान लीजिए 3 है, तो A23 यानी कि एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लाइंग इन द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। आइए देखिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम में रहने वाला एलिमेंट कौन है, -3, तो ये तो -3 हो गया। यदि कोई पूछता है कि माइनर ऑफ द एलिमेंट A23, माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट पूरी एलिमेंट इज, मान लीजिए आपसे कहा गया कि फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट A23 ऑफ डिटर्मिनेंट ए के एलिमेंट 23 का माइनर निकालिए। तो आप क्या करेंगे, माइनर निकालने के लिए क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, जिस रो में और जिस कॉलम में वह एलिमेंट है, वह एलिमेंट जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको क्लोज कर दीजिए और उसको छोड़ करके बाकी जो आपका एलिमेंट बच रहा है उसी का जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगा, यानी कि 2 4 -1 और 7, इसकी जो डिटर्मिनेंट वैल्यू होगी यही आपका क्या हो जाएगा, माइनर ऑफ 23। तो माइनर ऑफ 23 को किससे डिनोट करते हैं, माइनर ऑफ 23 को आप डिनोट करेंगे जो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में एलिमेंट है उसके माइनर को हम, मतलब A23 के माइनर को हम किससे दिखाएंगे, M23 से दिखाएंगे। ध्यान दीजिए जिस रो और जिस कॉलम में रहने वाला एलिमेंट है, तो M23 देखिए सेकंड रो और थर्ड कॉलम में रहने वाला एलिमेंट था उसके माइनर को किससे दिखाएंगे, M23 से दिखाएंगे, और वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 7 जा 70 का क्या होगा 14 -4 बन जा माइनस आप यहाँ पर 4 हो जाएगा, और 14 + 4 = क्या होगा, 14 + 4 = आ जाएगा 18। शायद आपको इतना समझ में आ गया होगा कि M23 क्या होगा। इस तरह से हर एक एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट के किसी भी एलिमेंट का माइनर हम निकाल सकते हैं। यदि क्रम से निकालना चाहे माइनर, तो यहाँ पर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं, हम क्रम से सारा माइनर निकाल लेते हैं। ये एलिमेंट क्या है, ये वास्तव में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में रहने वाला एलिमेंट है, इसलिए इस एलिमेंट को, यदि इस एलिमेंट का माइनर निकालना हुआ हमें, तो इसे क्या बोलेंगे, M11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ये क्या है, M11 क्या है, माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। क्या हो गया, इक्वल टू क्या होगा, फर्स्ट रो क्लोज करिए, फर्स्ट कॉलम क्लोज करिए, क्या बचा 2 7 -3 2 2 7 -3 2। इसको सॉल्व करेंगे, यही M11 आएगा। M12 क्या है, M12 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो क्या होगा,
फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में रहने वाले एलिमेंट का माइनस क्या होगा, इस रो को क्लोज करिए, इस कॉलम को क्लोज करिए, क्या आएगा 3 4 -3 2, 3 4 -3 2। आइए बात करते हैं M132 माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट A लाइंग इन द फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कौन सा एलिमेंट है ये, इसका माइनर क्या हो जाएगा, इसका माइनर क्या होगा, इस रो को इस कॉलम को क्लोज करेंगे 3 4 2 7, 3 4 2 7, इस तरह से ये माइनर आ गया आपका। अब बात करते हैं हम इस एलिमेंट के माइनर की। इस एलिमेंट के माइनर को हम कैसे दिखाएंगे, M23 से दिखाएंगे, M21 से दिखाएंगे, M21 से। क्यों, क्योंकि ये जो एलिमेंट है सेकेंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को शो कर रहा है। माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A लाइंग इन द सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो बात करेंगे क्या आएगा, दिस रो इज क्लोज्ड एंड दिस कॉलम इज क्लोज्ड, क्या है -1722, -1722। इस तरह से आप माइनस निकाल लेंगे। इसी तरह से इस एलिमेंट का माइनस क्या हो जाएगा 2 का, तो M2 किस रो किस कॉलम में है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में है, M22 इक्वल टू क्या होगा, दिस रो क्लोज्ड, दिस कॉलम क्लोज्ड, 2 4 2 2, 2 4 2 2। नेक्स्ट होगा क्या M31, नो M2 सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या होगा M23 माइनर ऑफ द एलिमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ A लाइंग इन द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम में रहने वाला एलिमेंट यही है, इसका माइनर निकालेंगे तो क्या आएगा 3 4 2 7, डिटरमिनेंट ऑफ 3 4 2 7। इस तरह से आप बाकी जो एलिमेंट्स बच रहे हैं उनके आप माइनस निकाल सकते हैं। शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि माइनस कैसे निकलते हैं। किसी भी डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स का यदि माइनर निकालना हो तो इस तरह से आप निकालेंगे। अब बात करते हैं हम कोफैक्टर्स की। इसको आप नोट कर लीजिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको आप जो है कमेंट करके बताइएगा। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा 2 3 4 -1 2 7 2 -3 and 2। अब बात करते हैं कोफैक्टर्स की। कोफैक्टर भी डिटरमिनेंट के किसी एलिमेंट का होता है। कोफैक्टर जब भी फाइंड आउट करना होगा आपको तो क्या करेंगे, कोफैक्टर आप किसी एलिमेंट का आप लेंगे कोफैक्टर, तो होगा क्या कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट। क्या यहां पर देखिए -3 एलिमेंट आप देख रहे हैं, एलिमेंट ऑफ -3 आप यहां पर देख रहे हैं। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट -3 एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होगा -3 विच इज यहां पर लिख देते हैं इसके बारे में। -3 क्या है, विच इज the element of determinant of A, which is the element of determinant of A। ये -3 क्या है, which is the element of determinant of A। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट -3 इज इक्वल टू क्या होगा, इसके कोफैक्टर्स के नोटेशन को कैसे दिखाएंगे, इसका नोटेशन कैसा होगा। मान लीजिए हम कोफैक्टर निकालते हैं -3 वाले एलिमेंट का, कोफैक्टर निकालते हैं किस एलिमेंट का, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट कौन सा है, कौन सा एलिमेंट, ये किस रो किस कॉलम में एलिमेंट है, सेकंड रो थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में रहने वाला जो एलिमेंट इसका कोफैक्टर किससे दिखाएंगे, कैपिटल ए से दिखाएंगे, कैपिटल A23 क्या है, ध्यान दीजिए A23 क्या है, A23 इज द कोफैक्टर ऑफ A23। यहां पर ध्यान दीजिए, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A23 आर डिटरमिनेंट ऑफ A।
अथवा इसको कर सकते हैं A23 इज द एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए लाइंग इन द सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर शायद क्लियर हो गया होगा आपका। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि कोफैक्टर ऑफ दिस एलिमेंट क्या होगा, यानी कि कोफैक्टर ऑफ A23 दैट इज डिनोटेड बाय A23। ये क्या है, कोफैक्टर ऑफ A23। इसको इस तरह से दिखाएंगे और ऐसे निकलेगा कैसे, A23 होगा क्या, आइए देखते हैं। A23 -1 पावर 2 + 3 -1 पावर 2 + 3। उसके बाद क्या करेंगे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम को, जो आपका एलिमेंट है सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एक जो यहाँ पर आप देखिए क्या एलिमेंट है, -2 3। आप देखिए A23 जो है, A23 यहाँ पर है, इसके सेकंड रो और किस रो में है, सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम में है। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो रहने वाला एलिमेंट है, तो इसका कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, सेकंड रो को थर्ड कॉलम को क्लोज करेंगे और जो आपका डिटरमिनेंट बच रहा है उसको लिखेंगे 2 4 -1 7। यहाँ पर क्या आएगा, -1 की पावर आपका देख रहे हैं 8 है, -8 कितना 7 2 हो जाएगा 14, माइनस कितना 4 1 जा 4, -8 4 हो जाएगा यहाँ पर। तो बिग ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पर, कितना हुआ 14 + 4 = 18, -8 18 आ जाएगा। यहाँ पर जो है A23 हो गया। इस तरह से किसी भी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर डिटरमिनेंट आप ए के इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना चाहते हैं, तो हम कहेंगे आप देखिए एलिमेंट किस रो किस कॉलम में है, फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट का कोफैक्टर किससे दिखाएंगे, A11 से दिखाएंगे। और ये निकलेगा कैसे, -1 पावर 1 + 1 करेंगे। उसके बाद देखेंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्लोज करेंगे। क्या बचा 2 7 -3 2 आएगा क्या, -1 पावर इवन है, प्लस आएगा 2 2 जा 4 हुआ, -7 3 जा -8 21, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा 4 + 21 = 4 + 1 = 5 25 हो जाएगा। इस तरह से किसी भी एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं, हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकाल सकते हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं, यदि हमें कोफैक्टर निकालना हुआ इस एलिमेंट का तो कैसे निकालेंगे। तो आइए देखिए 7 किस कॉलम में है, 7 इज इन थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। तो इसको क्या बोल सकते हैं, ये कौन सा एलिमेंट है, A23 एलिमेंट है। डिटरमिनेंट ऑफ ए का कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो थर्ड रो और सेकंड कॉलम में रहने वाला एलिमेंट, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में रहने वाला एलिमेंट है 7। तो लिखेंगे A32 और इसी का कोफैक्टर निकालना है, तो हम लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ A23 क्या होगा, इसको किससे शो करेंगे, A23 नहीं बल्कि A32, क्या किससे शो करेंगे, इसको A32 से शो करेंगे। और इक्वल टू क्या आएगा, इक्वल टू आपका आएगा कितना, -1 पावर कितना, -1 पावर 3 + 2 और उसके बाद क्या थर्ड रो और सेकंड कॉलम क्लोज करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम क्लोज करेंगे 2 3 2 -3 2 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम 2 3 2 -3 आएगा क्या, -1 पावर क्या है, इवन है कि ऑड है यहाँ पर। तो 8 नंबर 3 + 2 = 5 जो कि 8 है, माइनस आएगा और इतना क्या होगा 2 3 जा -8 6 -3 2 जा 6, तो -6 -12 हो जाएगा और -12 × -= +12। इस तरह से आप कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, किसी भी दिए हुए डिटरमिनेंट के किसी भी एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकालना चाहें तो इस तरह से निकाल सकते हैं। शायद आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की। यदि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आइए अब बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स की। तो इसको बताने के पहले आपको ये बता दें कि कोई भी डिटरमिनेंट यदि आपको दिया गया हो और वो डिटरमिनेंट n बाई n ऑर्डर का, n बाई n ऑर्डर का करके बोलेंगे n ऑर्डर का डिटरमिनेंट हो, तो आपको पता है यदि n ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो जितने रो हैं n रो होंगे और n कॉलम होंगे उस डिटरमिनेंट में। तो मान लीजिए n ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट है और उसमें कोई एलिमेंट जो है ith रो और jth कॉलम, मान लीजिए ith रो और jth कॉलम में रहने वाला एलिमेंट है, यदि आप इसका माइनर निकालेंगे
ith रो और jth कॉलम में रहने वाला एलिमेंट है उसका माइनर निकालेंगे, माइनर ऑफ aij। क्या कैसे लिखेंगे, mij। तो कोई भी डिटर्मिनेंट हो n ऑर्डर का तो जो उसका माइनर होगा वो n-1 ऑर्डर का होगा, श्योर, इसको जान लीजिए। और ध्यान दीजिए किसी भी डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर n ऑर्डर का होगा तो वो n होगा क्या, n मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। कभी भी वन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो, वन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स हो, उसका यदि डिटर्मिनेंट निकालें तो निकल जाएगा, लेकिन उस डिटर्मिनेंट का, मान लीजिए कोई वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर ये वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो हो गया, लेकिन इस वन ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो है ये, इसका माइनर हम नहीं निकाल पाएंगे। कम से कम जो आपका डिटर्मिनेंट दिया होना चाहिए वो कम से कम 2 ऑर्डर का होना चाहिए, तभी हम माइनर निकाल सकते हैं। वन ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का माइनर नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कोई भी डिटर्मिनेंट हो जो कि 2 अथवा उससे अधिक ऑर्डर का हो, तो उसका जो माइनर होता है, जो उसका माइनर होता है वो n-1 ऑर्डर का होता है। यदि कोई भी डिटर्मिनेंट n ऑर्डर का हो तो जो उसका माइनर होगा, माइनर का जो डिटर्मिनेंट आएगा, माइनर का डिटर्मिनेंट वो किस ऑर्डर का होगा, n-1 का। जैसा कि आप जानते हैं, मान लीजिए आपका कोई मैट्रिक्स ए है, उसका डिटर्मिनेंट है आपका 1 2 3 -1 2 4 7 8 9। अब यदि हमें इसमें किसी एक एलिमेंट का माइनर निकालना हो तो हम कहेंगे क्या, माइनर ऑफ एलिमेंट लाइंग इन किस रो, किस कॉलम में है, थर्ड रो सेकंड कॉलम, लाइंग इन सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। क्या होगा, इसे दिखाएंगे, सेकंड रो और थर्ड कॉलम में रहने वाले एलिमेंट का माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के सेकंड रो और थर्ड कॉलम में रहने वाले, सेकंड रो नहीं बल्कि क्या है, थर्ड रो और सेकंड का, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम में रहने वाले एलिमेंट का जो है माइनर क्या होगा, माइनर ऑफ एलिमेंट लाइंग इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या होगा, कितने ऑर्डर का होगा आपको पता है, इस रो को क्लोज करेंगे, इस कॉलम को क्लोज करेंगे, क्या आएगा 1 2 7 8, 1 2 7 8। आप क्या देख रहे हैं, डिटर्मिनेंट आपका 3 ऑर्डर का था, लेकिन जो आपका माइनर वाला डिटर्मिनेंट आया है वो 2 ऑर्डर का आया है। तो कभी भी जितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उससे एक कम ऑर्डर का माइनर होगा। यदि उसके किसी एलिमेंट का माइनर निकालना हुआ तो उससे एक कम ऑर्डर का होगा। शायद आपको इतना समझ में आया होगा, क्लियर। अब जो है हम बात करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए। आइए देखते हैं एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन। मान लीजिए एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स ए हमें निकालना है। इसका क्या है, इस मैट्रिक्स ए का क्या निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट जो आएगा वो भी एक मैट्रिक्स होगा, किसी मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट निकलता है वो भी एक मैट्रिक्स होता है। तो किस तरह से निकलता है ये देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, मान लीजिए एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसके किसी एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में रहने वाला एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इस तरह से जितने भी इसमें एलिमेंट्स रहेंगे हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे और हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर को उसी ऑर्डर में हम रख देंगे, उसका ट्रांसपोज ले लेंगे और जो ट्रांसपोज का मैट्रिक्स बनेगा वही क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए होगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो क्या करेंगे, ए आई जे, यदि आपसे कहा जाए ए आई जे क्या है तो आप कहेंगे ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट, ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट लाइंग इन द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए के ith रो और jth कॉलम में रहने वाले एलिमेंट का
क्या है, कोफैक्टर है ए आई जे। ये जो ए आई जे आपको दिख रहा है ये क्या है, मैट्रिक्स ए के ith रो और jth कॉलम में रहने वाले एलिमेंट का कोफैक्टर है। दिस इज द कोफैक्टर ऑफ ith रो एंड jth, दिस इज द कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए लाइंग इन द ith रो एंड jth कॉलम। तो इस तरह से हर एक एलिमेंट का, जो मैट्रिक्स ए है इसके हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे और जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे उसको उसी ऑर्डर में हम लिखेंगे, उसका एक मैट्रिक्स बना लेंगे, उसका ट्रांसपोज लेंगे उस मैट्रिक्स का, जो आएगा दैट इज द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो यहाँ पर देखते हैं, यही करते हैं हम। आइए बात कर लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स ए था हमने अभी यहाँ पर लिया था ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन। तो यदि इसको हम थोड़ा विस्तारित रूप में करें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं A11, A12 एंड सो ऑन ए आई, यहाँ पर 1 की जगह पर 1 ही रहेगा, यहाँ पर क्या रखेंगे जे एंड सो ऑन A1n। इस तरह से A21, A22 एंड सो ऑन A2j एंड सो ऑन A2n एंड सो ऑन। यहाँ पर क्या लिखेंगे AI1, AI2 एंड सो ऑन AI थ्रो है एंड J एंड सो ऑन AIN। उसके बाद क्या एंड सो ऑन AI के बाद क्या आएगा, n आएगा 1, AN2 एंड सो ऑन ANJ एंड सो ऑन ANN। और ये कितने ऑर्डर का हो गया, n बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब यदि हम इस एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करें तो क्या होगा, मान लेते हैं कोफैक्टर्स मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट के कोफैक्टर से बना जो मैट्रिक्स होगा, कोफैक्टर्स से बना जो मैट्रिक्स होगा, मान लेते हैं वो क्या है, बी है। मान लेते हैं वो मैट्रिक्स क्या है, बी। बी क्या है, बी इज द मैट्रिक्स मेड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आइए देखते हैं क्या होगा। मान लेते हैं A11 का कोफैक्टर मान लेते हैं A11 आएगा, A12 का कोफैक्टर A12 आएगा, इस तरह से A1j का कोफैक्टर क्या आएगा, A1j आएगा एंड सो ऑन A1 क्या होगा, A1n होगा, इसका कोफैक्टर हो गया। इस तरह से हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर बनाएंगे। यहाँ पर क्या होगा, इसका कोफैक्टर AN1 का कोफैक्टर होगा। इस तरह से जितने भी एलिमेंट यहाँ पर दिख रहे हैं सबका कोफैक्टर यहाँ पर रहेंगे। ANN का कोफैक्टर क्या होगा, ANN। तो हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर यहाँ पर बनाएंगे, कोफैक्टर ऑफ AN2 एंड सो ऑन कोफैक्टर ऑफ ANJ। यहाँ पर इस तरह जितने भी एलिमेंट है एक भी एलिमेंट छूटना नहीं है, हर एक एलिमेंट का हम कोफैक्टर बनाएंगे। कोफैक्टर लेंगे, कोफैक्टर से बाद जो मैट्रिक्स होगा ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसी का ट्रांसपोज ले लेंगे बी डैश। जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो कोफैक्टर जिस रो में था वो उस कॉलम में हो जाएगा। क्या होगा, A11, A12 एंड सो ऑन A1j एंड सो ऑन A1n। और इस तरह से सेकंड जो रो है वो सेकंड कॉलम बन जाएगा। क्या होगा, A21, A22 एंड सो ऑन A2j एंड सो ऑन A2n। और इस तरह से जो आपका बनेगा लास्ट वाला, जो आपका रो है लास्ट वाला कॉलम बनेगा, क्या बनेगा, AN1, AN2 एंड सो ऑन ANJ एंड सो ऑन ANN। और ये कितने ऑर्डर का होगा, n बाई n ऑर्डर का ही होगा, n ऑर्डर का ही मैट्रिक्स होगा आपका। ये आपका जो बी डैश है वास्तव में यही क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। वास्तव में यही क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए। और ये बी क्या है, वास्तव में बी है क्या, बी इज द मैट्रिक्स कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स है। बी क्या है, ए के मैट्रिक्स ए के एलिमेंट के कोफैक्टर से बना मैट्रिक्स है।
तो अब यहाँ पर मान लीजिए, ये तो हमने जनरल फॉर्म बता दिया आपको किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसके थ्रू बता देते हैं आपको। आइए एनसीईआरटी से एक एग्जांपल ले लेते हैं आपको जिसमें कोफैक्टर्स निकालना हो। कोफैक्टर्स, आइए देखते हैं कोफैक्टर्स यानी कि एडजॉइंट ही निकालना हो जिसमें। एक्सरसाइज 4.5 इसमें देखिए लिखा है, क्वेश्चन नंबर हम 2 की बात कर लेते हैं और अभी आंसर भी मैच कर लेंगे। एडजॉइंट निकालना है। एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसमें हमें एडजॉइंट आके निकालना है। मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, जो मैट्रिक्स ए है कौन 1 2 -2 -1 3 0 2 5 एंड 1। दिस इज मैट्रिक्स ए। हमें क्या निकालना है, इसका एडजॉइंट आपको निकालना है। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, आइए निकालते हैं। a11 इक्वल टू a11 निकालेंगे। और क्या निकालना है, a क्या है, a12 है। ये वास्तव में स्मॉल a12 समझिए है, लेकिन इसका जो कोफैक्टर होगा वो a12 होगा। आगे बात करते हैं क्या, नेक्स्ट a13 का कोफैक्टर निकालेगा। ये निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने बताया है कि -1 पावर जिस रो जिस कॉलम में हो -1 पावर वो लगाते हैं। आइए हम डायरेक्टली करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम क्रॉस करेंगे, क्या आएगा, ये आपका डिटरमिनेंट आएगा। 3 1 जा 3 होगा और 5 × 0 0 आएगा। तो 3 - 0 क्या आ जाएगा, 3 आएगा। तो ये कुल मिलाकर a11 जो आएगा वो क्या आएगा, 3। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि आपको कोफैक्टर निकालना आता है। तो a11 आप निकालेंगे, क्या आएगा, 3। आइए a12 की बात करते हैं। एक बार फिर से मैच कर लीजिए। फर्स्ट रो आप इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं इस एलिमेंट का, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्लोज करेंगे। 3 1 जा 3 5 × 0 0 3 - 0 = आएगा 3। और हमें पता है -1 पावर क्या था, 1 + 1 तो मिला के इवन आएगा, 3 आएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं -1। तो -1 का कोफैक्टर निकालना है। तो आपको पता है 1 + 2 = क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। -1 पावर 3 क्या होगा, माइनस ही आएगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्लोज करेंगे। 2 1 जा 2 होगा और 5 2 जा 10। 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10। माइनस आते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10 + 2 = 12 हो जाएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो आपको पता है प्लस होगा क्या, 2 × 0 0 आएगा। माइनस 2 3 जा 6 -6 = क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा। अब बात करते हैं a21 की, फिर बात करेंगे a22 की। कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट a23, उसके बाद करेंगे a31, नेक्स्ट a32, नेक्स्ट a33। आइए देखते हैं। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्लोज करेंगे। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्लोज होगा। -1 × 1 = -1 -0, केवल क्या है, -1 -1 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए। माइनस ऑफ -1 क्या हो जाएगा, +1 होगा। फिर देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम क्लोज करेंगे। -1 1 जा -1 हो गया और 2 × 0 0 आएगा। -1 और -1 × माइनस क्या हो जाएगा, +1। क्योंकि ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में है, -1 पावर ये ऑड नंबर है तो माइनस हो जाएगा। -× +1 हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है 3। इसको क्लोज करेंगे। 1 × 1 = 1 आएगा। -2 2 जा हो जाएगा 4, तो +4 हो जाएगा। +4 + 1 = +5। 3 2 थर्ड रो, सॉरी 2 3 है, a23 है। तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 × 0 0 होगा। -2 -1 +2 हो जाएगा। 2 1 जा 2 +2 -2 होगा। तो माइनस, और इधर 3 + 2 = 5, ये भी माइनस आएगा। तो माइनस माइनस हो गया प्लस। सेकंड रो हो गया थर्ड कॉलम, 1 × 0 आ गया। 2 1 जा 2 -2 हुआ और नहीं। फिर देखते हैं सेकंड रो थर्ड कॉलम है। सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 × 0 0 हो गया और 2 1 जा 2 -2 था। तो 2 1 जा 2 +2 आएगा, -2 आ जाएगा। कुल मिलाकर -2।
कहाँ है, 5 लिख दिए, माइनस आप 2 इंटू माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, +2 आएगा, 5 नहीं आएगा +2 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं थर्ड और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट हो गया, तो -1 इंटू 5 करेंगे, -5 आएगा, और 3 2 जा 6 आएगा, तो -5 एंड -6 इक्वल टू -11, और -11 है इधर, 3 + 1 इक्वल टू 4, -11 ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा -1 पावर 4 करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव इंटू -11 है। आगे बात करते हैं A32 की, A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, तो 1 5 जा 5 और 2 2 जा 4, 5 - 4 इक्वल टू 1, और 1 किस साइन के साथ, माइनस साइन साथ, इसलिए क्योंकि 3 2 होगा 5, -1 पावर ऑड नंबर माइनस होगा, तो ये हो चुका थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा 5 - 4। ठीक है, आगे बात करते हैं A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम में रहने वाला एलिमेंट क्या होगा, 1 3 जा 3 -2 1 जा 2 -2, तो 3 + 2 इक्वल टू हो जाएगा 5, और 3 + 3 इक्वल टू होता है 6, -1 पावर इवन नंबर पॉजिटिव ही रहेगा, तो क्या होगा, मैट्रिक्स made by the cofactors of A, मैट्रिक्स मेड बाय कोफैक्टर्स ऑफ A, कोफैक्टर्स के A के कोफैक्टर से जो बनी मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, 3 - 12 6 1 -11 5 -1 2 5। अब रही बात किसकी, इसको हम मान लेते हैं क्या है, कोफैक्टर से जो मैट्रिक्स बनी है इसको हम मान लेते हैं मैट्रिक्स क्या है, वही मैट्रिक्स C है, जो एक कोफैक्टर से बनी है मैट्रिक्स वो क्या मान लेते हैं, वो मैट्रिक्स क्या है, C है, तो जो C' निकालेंगे, C' मतलब ट्रांसपोज ऑफ C, ट्रांसपोज ऑफ C, और यही ट्रांसपोज ऑफ C क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A, एडजॉइंट ऑफ A दैट मीन ट्रांसपोज ऑफ C दैट इज C' और इक्वल टू आएगा क्या, जो जिस रो में है उसको उसी कॉलम कर देते हैं, जो जिस रो में है उसको उसी कॉलम कर देते हैं। 3 1 -11 -11 -12 5 -12 5 -1 6 2 5 6 2 5, ये आपका हो गया एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स A। आइए आंसर मैच कर लेते हैं। एक्सरसाइज 4.5 है, 4.5 का सेकंड क्वेश्चन। हाँ, ये मैट्रिक्स क्या आया, 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 एंड 5। आपका आंसर मैच कर गया है। इसी तरह से आप किसी भी दिए हुए मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे किसी भी मैट्रिक्स ए का आप इन्वर्स कैसे निकालेंगे। थैंक यू वेरी मच।